जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे अवध ओझा कंट्रोवर्सी के बारे में, जिन्होंने अपनी क्लास में जो बातें कही हैं उन बातों का विश्लेषण करेंगे और उसकी सच्चाई को जानेंगे। साथ ही साथ हम उस सच्चाई को प्रूफ करती हुई तस्वीरें हमारे पीछे आप देख रहे हैं लगातार जो चल रही हैं। ये है धरना और प्रदर्शन किस लिए? शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। उत्तर प्रदेश के सभी युवा सड़कों पर आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि लगातार किस प्रकार से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगभग 5 दिनों से, आज छठा दिन है, 7वां दिन है, एक सप्ताह से लगातार चल रहा है और अब अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि 12 अक्टूबर तक अगर कुछ नहीं हुआ, प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया तो लखनऊ कूच करने वाले हैं ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा की तैयारी करने वाले प्रशिक्षु छात्र, जो ऑलरेडी प्रशिक्षण ले चुके हैं। इसमें 2015, 16, 17, 18, 19, 20 सारे के सारे बैच वाले शामिल हैं जो भी इसमें पढ़ाई के लिए चल रहा था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अवध ओझा सर ने ऐसा क्या कहा था कि जिसके लिए आज उन्हें कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि अवध ओझा की तस्वीरें लगी हैं जो आपको लगातार चल रही हैं। अवध ओझा की एक क्लास चल रही थी। अवध ओझा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे MPS हिंदी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको भारत की युवा शक्ति नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसको आप ओपन करेंगे, जिसमें हम भारत के युवाओं के बारे में, भारत की महान हस्तियों के बारे में, जो उनके व्यक्तित्व हैं, हमारे भारत के महान व्यक्तित्वों में आते हैं या जो हमारे यहाँ चर्चित व्यक्ति विशेष होते हैं, उनके जीवन के बारे में हम बताते हैं। जो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, सबके बारे में हम बताते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि हमारे समाज में कैसे लोग हैं। तो उसी कड़ी में हमने अवध ओझा सर के बारे में भी एक बात बताई थी जो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उनके बायोग्राफी को हमने बताया था, किस प्रकार से उनका कैरियर चल रहा था। उसका नाम है, आप थंबनेल देखेंगे तो उस पर लिखा है कट्टा से कलम तक। अवध ओझा की बात करें तो अवध ओझा एक बदमाश किस्म के छात्र थे, बहुत ही दुष्ट प्रकृति जिसे कहते हैं कि एक बदमाश, निठल्ला, एक शराबी, कबाबी आदमी था और वो आज समाज में इतना बड़ा नाम कमाया है अपनी दम पर, अपनी मेहनत पर, और आज कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं। तो क्या पहली बार कंट्रोवर्सी के शिकार हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये लगातार कंट्रोवर्सी के शिकार होते रहते हैं। कभी मुगलों की बड़ाई करते रहते हैं तो कभी सरकार का विरोध करते रहते हैं तो कभी सरकार का पक्ष भी लेते रहते हैं। बात अगर ध्यान देने वाली होगी तो जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो वो लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहते हैं। जब प्रशासनिक मामलों की बात आती है, प्रशासनिक मामलों की बात आती है तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ एक ही आदमी चला सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ, जिसके पास कोई नहीं है। लेकिन आज वो कंट्रोवर्सी का शिकार इसलिए बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है। वो एक काल को पढ़ाते हुए उसमें चीज़ें ले रहे थे और औरंगजेब का क्लास चल रहा था। उस क्लास में वो लेते लेते औरंगजेब एक तानाशाह की तरह का व्यक्ति था जो भारत में आता है, लूट पीट मचाता है और लगातार भारत में हिंदू धर्म को खतरे में डालता है। और उसके अपने कोई बच्चे नहीं होते हैं तो वो अपने जो उसके मंत्री होते हैं, उसके जो लोग होते हैं, उनको सत्ता सौंप देता है और फिर चला जाता है। इसी प्रकार से चीज़ें वो कह रहे थे और कहीं ना कहीं वो नाराज़ थे उस वक्तव्य से। जो नई लोकसभा जो हमारी बनी है, नई संसद सभा जो बनी है, नया घर जो बना है, उस घर में जो अभी हमने वीडियो भी उस पर कवर किया था, उसमें बताया था कि किस प्रकार से एक सांसद के द्वारा दूसरे सांसद पर लगातार ओछी टिप्पणी की गई, कटवा जैसा शब्द प्रयोग किया गया, नल्ला और उग्रवादी, और उसकी बात करें तो मुल्ले जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इसमें से अगर हम देखें तो सारी की सारी चीज़ें एक तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट करती रहती हैं और शायद जिनके लिए इन्होंने प्रयोग किया वो भी कुछ कह रहे होंगे, उनका रिकॉर्ड ना आया हो, लेकिन इनकी चीज़ें तो लगातार बहस में सुनाई दी और टीवी पर भी चल गई और जिसके बाद से कंट्रोवर्सी का शिकार हुए। खैर, अगर हम बात करें तो इन सब बयानबाजियों के बाद वो कहाँ चले गए? आपको पता है कि राजस्थान में चुनाव का एक बड़ा जिम्मेदारी उनको सौंपा गया था। तो शायद इन्हीं चीज़ों से नाराज़ थे कि एक संसद में जो हमारे देश का सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ पर कानून बनाया जाता है, और उस स्थान पर, नए नए स्थान पर
सरकार के पक्ष के मंत्री के द्वारा ऐसी बयानबाजी की जाती है। हम मानते हैं कि कुछ गलत कहा होगा उस मुस्लिम सांसद ने, लेकिन आपको थोड़ा संयम दिखाना हुआ होता और आप बाहर आके अपनी बातों को रख सकते थे, लेकिन आपने कटवा जैसे शब्दों का प्रयोग करके एक अच्छे लोग जो भी हैं उनको भी आपने बुरा कहा। और एक संवैधानिक मर्यादा होती है और इन्हीं के तहत अवध ओझा, मुझे जहाँ तक लगता है कि इन्हीं सारी चीज़ों से वो आहत थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बातों में कहा, जो कहा उसको अगर आप ध्यान देंगे कि देश किस प्रकार से कहाँ जा रहा है, मैं उनके सारे शब्दों को नहीं दोहराऊंगा, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, न्यूज़ में भी चला था किस प्रकार से देश कहाँ जा रहा है। और उसके भी बच्चे नहीं थे, उसके कुछ मंत्री थे, वो लोग सत्ता संभालते हैं। और उन्होंने कहा कि नई पार्लियामेंट बनी है, मोदी जी का महल है, उस पर ताज लगा लें, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही और लगातार इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर। लगातार हमने आपको बताया कि आप देखिए, फिर से हम वीडियो चला रहे हैं और लगातार आप वीडियो देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से छात्र आज आंदोलनरत हैं। बताया जाता है कि 5 वर्षों से लगातार शिक्षक भर्ती नहीं आई है और शिक्षक छात्रों की तरफ से, शिक्षक प्रशिक्षुओं के तरफ से, उनके छात्र नेताओं के तरफ से लगातार आह्वान किया जा रहा था कि उनकी आवाज़ को उठाया जाए। तो एमपीएस हिंदी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वहां पहुंचता है, एक रात वहां पर उन लोगों के साथ बिताता है जो इस आंदोलन को कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन भी वहां पर थे, जो सचिन ब्लॉग्स चलाते हैं, नया है, सीख रहे हैं, लेकिन पूरी रात मच्छर से अपनी शरीर को कटवाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं मारते हैं। सुबह सुबह ये सारे वीडियो जितने चल रहे हैं सब सचिन ब्लॉग्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो हमारे सहयोगी हैं और बहुत ही मेहनत से वहाँ पर डटे रहते हैं। और ये चीज़ें आज आपके सामने लगातार जितने भी वीडियो चल रहे थे, आप सबको उनके द्वारा कवर किया गया था और हम लोग वहाँ पर गए थे और लगातार कोचिंग संस्थानों को छात्रों के द्वारा बंद करवाकर वहाँ पर आना पड़ा और साथ ही साथ लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ। साथ ही साथ कुछ कोचिंग वाले भी वहाँ पे आए, लेकिन जिनकी ज़रूरत थी वो नहीं आए। बात करेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद की, जो आजकल सूर्या इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा रोष और गुस्सा अगर नज़र आया तो चंद्रा इंस्टीट्यूट के खिलाफ आया। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं या ट्विटर पर देख रहे हैं, तो चंद्रा इंस्टीट्यूट को टैग करिए और छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहिए कि धरने जब हों तो वहाँ पर भी नज़र आएँ, सिर्फ और सिर्फ कोर्स ना बेचें, पैसे ना कमाएं। अगर छात्र कह रहे हैं तो उनके लिए उनके साथ ज़मीन पर आएँ। जिस प्रकार से सौरभ आए थे, एग्ज़ाम मास्टर के जो ओनर हैं, चैनल के मालिक हैं, वो वहाँ पर आए थे, लगभग 1 से 2 घंटे आए थे और भी कई कोचिंग्स के वहाँ पे संस्थापक पहुँचे थे। लेकिन जो दावा करता है एक शिक्षक भर्ती का कि हर विद्यालय पर मेरे अपने पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं, वागेश पांडे की जो कोचिंग संस्थान है चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, उसका हम खुलकर यहाँ पर ये बात कहते हैं जो छात्रों ने हमसे बताई। उसका वीडियो भी हम आगे चला देंगे लास्ट में कि चंद्रा इंस्टीट्यूट के बारे में छात्रों में कितनी निराशा है, हताशा है कि वो चाहते हैं कि चंद्रा इंस्टीट्यूट आए और लगातार छात्रों के लिए बात करे, बोले। अगर नहीं बोलेंगे तो छात्रों का उग्र प्रदर्शन होगा और कहीं ना कहीं आपकी कोचिंग संस्थान पर उससे असर पड़ने वाला है। अगर आपसे नाराज़ हुए छात्र तो आपकी कोचिंग में भी जाने से कतराएंगे। खैर, अगर हम बात करें चंद्रा इंस्टीट्यूट की, तो चंद्रा इंस्टीट्यूट शिक्षक भर्तियों के लिए मशहूर एक कोचिंग संस्थान है और मैं भी कहीं ना कहीं चंद्रा इंस्टीट्यूट से लगातार जुड़ा रहा हूं और चंद्रा इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया हूं। और आज मेरे अंदर अगर कुछ भी ज़्यादातर अगर ज्ञान की बातें कही जाएँ तो कुछ वहां के अध्यापक हैं जो मेरे बहुत इष्ट हैं, जिनको मैं पूजनीय एक भगवान की तरह मानता हूं। जैसे आरपी मिश्रा हुए, पवन तिवारी हुए, ये लोग हमारे लिए एक भगवान की तरह थे। शिखा मैम है जो आजकल चंद्रा इंस्टीट्यूट से हट गई हैं, वो अपना शिखा मैम जीएस करके चैनल चलाती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी और हम लोग उन्हीं से पढ़े हैं और उन्हीं लोगों से सीखे हैं जो आज मैं फर्राटेदार आपके सामने बातें रख रहा हूँ। ये भी कौशल उन्हीं से सीखा हूँ।
उन्हीं लोगों से सीखा हूं कि किस प्रकार से लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ जाता है। तो चंद्रा इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन छात्रों के हितों के लिए उसे मैदान में आना पड़ेगा। तो ये रही अवध ओझा और कल की शिक्षक प्राथमिक भर्ती को लेकर खबरें थी। उन दोनों को हमने एक साथ कंबाइन करके आपको बताना चाहा कि अवध ओझा ने जो कहा था, जो दिख रहा है ज़मीन पर, दोनों में कहीं ना कहीं समानताएं हैं। अवध ओझा भी क्या करें, जब छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है, छात्र उनसे लगातार सवाल पूछेंगे तो जवाब देने के लिए उनको कुछ तो कुछ कहना होगा, और जब कुछ कहेंगे तो कंट्रोवर्सी होना ज़रूरी है। खैर, मैं जहाँ तक अवध ओझा को फॉलो करता हूँ, जानता हूँ, तो अवध ओझा सर एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक तरह से चुनाव को देखते हुए हो रही हैं। अगर अवध ओझा ने कुछ बोला है तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जो देश में छात्रों के लिए एक सुखद माहौल नहीं है, छात्र हताश हैं, निराश हैं, उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने बोला है। अगर किसी भी प्रकार की उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और अन अकेडमी प्लेटफॉर्म अगर हमारी आवाज़ को सुन रही है तो उनसे भी हम कहेंगे कि अवध ओझा सर को बोलने दीजिए, उनको हक दीजिए। जैसे सेंगवान सर को आप लोगों ने हटा दिया था, इनको हटाने की कोशिश भी ना करिएगा, नहीं तो अन अकेडमी गर्त में जाने वाली है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसमें जो भी कमेंट में आप बताना चाहते हैं, आपके जो विचार हैं, उनको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। जय हिंद, नमस्कार। बाबा जी तो है पकड़े बीमारी, हमका वही टूट पर बचपा लगवाए अल्लाह कितना बड़ा कर कितना बड़ा कर घोटाला देखता